Hello, dear students. This is me, Munsif Durrani, your chemistry expert. I am a professor of chemistry and I have almost 15 years experience of teaching chemistry to different levels. And today our topic of discussion, which is a part of NMD CAT syllabus and also of textbook, and the topic is bond characteristics or bond parameters. We know that a covalent bond is formed by mutual sharing of electron and by overlapping of atomic orbitals. But which covalent bond is more stronger and which one is weak? It is decided by certain parameters which are called as bond characteristics or bond parameters. तो उन बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड वीक है, तो वो डिसाइड करते हैं हम इन पैरामीटर्स, इन पैमानों की बुनियाद पे डिसाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एंड दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज द टू बॉन्डेड एटम्स हैं A and A, suppose they are bonded to each other through covalent bond, तो उसके जो सेंटर्स है हमारे पास, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, उसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस हम इसलिए लेते हैं कि इन बॉन्डेड स्टेट एटम्स परफॉर्म वाइब्रेटरी मोशन, ये वाइब्रेटरी मोशन करेंगे, तो इस वजह से हम इसको लेंगे एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगा लाजी बात है, तो उसका हम एवरेज लेंगे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अब इसमें केसेस क्या हो सकते हैं हमारे पास? अगर एटम्स दोनों क्या है, सेम है, जिसको हम बोलेंगे A2 टाइप मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? A2 टाइप मॉलिक्यूल। तो A2 टाइप मॉलिक्यूल जो है उसमें जैसे H2 है, Cl2 है, Br2 है, O2 है, N2 है, these all are similar atoms are combined with each other or they have formed covalent bond। तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा एक्स यहाँ पे मैंने लिखा है, तो किस इसके इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होगा ए ए के दरमियान, it will be totally the sum of the radii of the two atoms Ra plus Ra are simply 2Ra के बराबर होगा। दिस इज theoretical calculation अगर हम बात करें इसमें, ठीक है। तो Ra और Ra का सम लेंगे तो उससे क्या होगा? डेट विल बी इक्वल टू, जैसे अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो हमारे पास होगा डेट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ वन हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ अनदर हाइड्रोजन, दोनों को जमा करें, यू विल गेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास हो सकता है बेटा इसमें ए बी टाइप मॉलिक्यूल। ए बी टाइप मॉलिक्यूल जो है उसमें भी दो केसेस पॉसिबल है। केस वन हमारे पास क्या होगा? अगर डेल्टा एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वैल्यू जो है डेट इज लेस देन आर इक्वल टू 0.4, जैसे अगर मैं सी एच बॉन्ड ले लूँ अल्केन्स में, ठीक है। सी एच बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ का कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? डेट इज 2.5 और हाइड्रोजन की क्या है? 2.1। सो अगर आप 2.5 से 2.1 माइनस करें, यू विल गेट द आंसर 0.4। सो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास 0.4 होगा या 0.4 से कम हो, तो उसको भी हम नॉन पोलर कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? नॉन पोलर। तो इस वजह से इसका बॉन्ड लिंक भी उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जिस तरह हम ए टू टाइप मॉलिक्यूल का करते हैं। तो डी ए बी विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, इसके बराबर होगा हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास केस टू, इधर यहाँ पे मैंने लिखा है केस टू, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है डेट इज ग्रेटर देन 0.4, अगर 0.4 से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ऐसे बॉन्ड को फिर हम लेते हैं पोलर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हम क्या लेंगे इसको? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो फिर आपके पास इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको इंक्लूड करेंगे, फिर लाजी बात है दे विल इफेक्ट द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। थ्योरेटिकल से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो कम होगी आपके पास। जैसे HCl का थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ वो आपके पास ज्यादा बनता है
हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेडियस जब हम ऐड करें किससे, HCl का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास आती है, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन यूज करेंगे, DAB इज इक्वल टू RA+RB माइनस 0.09 XA प्लस XB एन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो उसके केस में हम यूज करेंगे इसको। तो ये जो है हमारे पास इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। ए एटम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और बी एटम यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है सपोज। तो इसके दरमियान हम फिर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे टू कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड, तो ये दो केसेस मैंने डिस्कस किए। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर ये हमारे पास ये दो केसेस पॉसिबल है, और इसमें हम डिफरेंट फार्मूले यूज करते हैं टू कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ। इस इक्वेशन को बोलते हैं स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जो आर ए है और आर बी है, ये हम कहाँ से मालूम मालूम करेंगे। आर ए जो हम मालूम करेंगे वो हम लाजी बात है, जैसे अगर हाइड्रोजन है और HCl का अगर मैं थ्योरेटिकल मालूम करना चाहता हूँ, थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl मालूम करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा बेटा, हाइड्रोजन का रेडियस हमारे पास है, वो हमने कहाँ से मालूम किया है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लोरीन का जो रेडियस है हमने मालूम किया है किससे, क्लोरीन मॉलिक्यूल से। तो इन दोनों को थ्योरेटिकल, अगर इन दो वैल्यूज को हम क्या कर ले, प्लस कर ले, तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट विल बी थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ ऑफ, थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, then that will be greater than experimental bond length of HCl. The reason is कि इस केस में हमने पोलरिटी को कंसिडर नहीं किया है, इसमें पोलरिटी नहीं है, बट एक्चुअली HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो लाजी बात है इसका एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ जो होगा दैट विल बी that will be less than the theoretical value, उससे क्या होगा, वो कम होगा हमारे पास, ठीक है। अब इम्डिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करते हैं, आगे हम प्रोसीड करते हैं इसको। यहाँ पे बेटा मैंने लिखा है यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का हम यूनिट क्या लेते हैं, तो बॉन्ड लेंथ का हमारे पास जो यूनिट है वो हम लेते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज यूज फॉर माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। और नैनोमीटर भी यूज करते हैं, दैट इज आल्सो यूज फॉर स्मॉल लेंथ 10⁻⁹ मीटर। पिकोमीटर भी यूज करते हैं 10⁻12 मीटर, एंड फेम्टोमीटर भी यूज करते हैं 10⁻15 मीटर, ठीक है। ओके, मेजरमेंट के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट टेक्निक यूज करेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ के लिए हम एक्सरेज डिफ्रैक्शन टेक्निक यूज करते हैं या स्पेक्ट्रोस्कोप। एक्सरेज डिफ्रैक्शन हम जस्ट लाइक वी टेक द पिक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का हम पिक्चर ले लेते हैं, और कंप्यूटर हमें खुद इस कैलकुलेट करके बता देता है कि ये आपके पास दो बॉन्डेड एटम्स है, तो इसके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस कितना बनता है हमारे पास, तो वो हमें कंप्यूटर कैलकुलेट करके दे देता है। तो हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन इज द मोस्ट सुटेबल टेक्निक फॉर, एंड आल्सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स विच आर अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें भी हम क्या करते हैं, उससे हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। दीज आर ऑल आर MCQs, ओके। बॉन्ड लेंथ और पोलैरिटी का या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर सपोज मैं MCQ में पूछ लूं कि किसका बॉन्ड लेंथ आपके पास ज्यादा होगा और किसका क्या होगा, कम होगा, जैसे हमारे पास HF है, HCl है, HBr है, HI है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या देखूंगा, इसमें एक्चुअली मैं फोकस करूंगा किस चीज़ को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो बेटा बनता है हमारे पास, तो एक हमारे पास है HF में 1.9 बनता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 है, और हाइड्रोजन की क्या है 2.1 है। सिमिलरली HCl की 1.4 बनते हैं डिफरेंस, HBr में 0.9 बनता है, और HI में 0.4 बनता है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, HF में है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट किसका होना चाहिए, HF का, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, इसका आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अगर एक फैक्टर मैं ये वाला ले लूँ, सेकंड वन इधर मैंने लिखा है, बॉन्ड लेंथ और एटॉमिक साइज का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं ले लूँ सपोज हेलोजेंस में, एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि क्लोरीन क्लोरीन जो है, क्लोरीन 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 का साइज छोटा है और आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है। लॉन पेयर सब में क्या है, सेम है। देयर आर 3 लॉन पेयर्स विद क्लोरीन एंड देयर आर 3 lone pairs with iodine,
लोन पेयर्स क्या है, सेम है, ओनली द एटॉमिक साइजेस आर डिफरेंट। तो फिर इस केस में जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा ऑटोमेटिकली उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास किसका ज्यादा बनता है, आयोडीन का। आयोडीन का हमारे पास क्या है, ज्यादा है। अच्छा अब बात करते हैं, कभी कभी अगर मैं इस तरह के एमसीक्यू दे दूं कि सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, तो इसमें दोनों पैरामीटर्स को अब इंक्लूड कर, आगे मैंने लोन पेयर के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन पे भी इफेक्ट एक लिखा है, लेकिन यहाँ पे चलो मैं इसको लिख देता हूँ। सल्फर इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 6, इसके पास कितने लोन पेयर्स होंगे, दो लोन पेयर इधर। और ऑक्सीजन जो है इट इज आल्सो अ मेंबर ऑफ ग्रुप 6, इसके पास भी क्या है, दो लोन पेयर है। तो लोन पेयर तो आपके पास दोनों केसेस में क्या है, सेम है। फिर बात करेंगे हम किस चीज़ की, एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज किसका बड़ा है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद सल्फर आता है, ठीक है। तो साइज क्या होगा, सल्फर का बड़ा होगा। अगर साइज सल्फर का बड़ा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसका बॉन्डिंग क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नाइट्रोजन नाइट्रोजन उसमें दो फैक्टर्स आते हैं, लोन पेयर चलो उसमें एक है, लेकिन साइज क्या है वो, उसके उस लिहाज से इधर आपके पास नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा बनता है, पीरियड में हम जाते हैं तो नाइट्रोजन पहले आता है। लेकिन लोन पेयर उसके साथ क्या है, कम है, तो इधर आपके पास फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए क्या है, लोन पेयर इसमें एक है। और ऑक्सीजन के साथ क्या है बेटा, ऑक्सीजन के साथ दो है, तो इधर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यही ऑर्डर होना चाहिए कि सल्फर सल्फर का बॉन्ड लेंथ फिर ज्यादा होगा किसका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, और इसका फिर ज्यादा होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन से। ओके, बॉन्ड लेंथ और परसेंट एस कैरेक्टर, ये भी चलो मैं आगे, लेकिन ये थर्ड फैक्टर मैं एक्सप्लेन कर दूं। थर्ड फैक्टर हमारे पास ये है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का आपस में क्या है, इनवर्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर एक एटम कितने बॉन्ड बनाता है आपके पास, ठीक है। बॉन्ड, इसको हम बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ओके। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है आपके पास। बॉन्ड लेंथ भी गिवन है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.21 एंगस्ट्रॉम। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन्स में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, उसकी रीजन क्या है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपके पास, कम बनता है, इस वजह से उधर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन भी एक फैक्टर है, लेकिन साथ में इधर परसेंट एस कैरेक्टर का मैंने जिक्र किया भी। बॉन्ड लेंथ और परसेंट एस कैरेक्टर, इसका आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। एस कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड में क्या होता है 25%, डबल बॉन्ड में क्या होता है 33.3%, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है 50% होता है हमारे पास। अब एस कैरेक्टर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, तो होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, ऑन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, बढ़ेगा। तो दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, करीब आएंगे, जितने नजदीक आएंगे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा आपके पास, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रो, जिस तरह हम बोलते हैं कि sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो द रीजन इज हियर, अगेन द सेम रीजन इज हियर, कि हमारे पास इस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, वो डिक्रीज होगा आपके पास। ये हमने बात की परसेंट इस कैरेक्टर पे। नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, अक्सर इस पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो है, अगर मैं यहाँ पे थर्ड पीरियड में या सॉरी सेकंड पीरियड में अगर हम बात करें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, एंड फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लिंक किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं, चलो वो बात भी सही है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, उधर हमने कहा एटॉमिक साइज के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो एटॉमिक साइज बेस पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लिंक सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उसका साइज बड़ा है। लेकिन यहाँ पे हम साइज फैक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को, किसको बेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को, ओके। सो यहाँ पे लोन पेयर हमारे पास कितने हैं, कार्बन के साथ 0 है, नाइट्रोजन के साथ क्या है 1 है, ऑक्सीजन के साथ 2 है, फ्लोरीन के साथ क्या है 3 है हमारे पास, ठीक है। तो इधर पर आपके पास फैक्टर क्या होगा बेटा, यहाँ पे जितना लोन पेयर ज्यादा होंगे उतना उसके उसके दरमियान रिपल्जन क्या होगा,
ज्यादा होगा तो द एटम विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे ऑटोमेटिकली बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑर्डर आपके पास ये होना चाहिए। here the reason is electronic repulsion not the atomic size। again here if you look at chlorine and fluorine, तो एटॉमिक साइज फ्लोरीन का छोटा है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और क्लोरीन का बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फैक्टर क्या है, द फैक्टर इज अगेन लोन पेयर रिपल्जन। रिपल्जन अगर हम देख लें तो इस फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉलर एटॉमिक साइज है, फ्लोरीन, लोन पेयर आर क्लोज टू ईच अदर, so more electronic repulsion, so bond length of fluorine will be greater than chlorine, वो क्या होगा, क्लोरीन से क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली H2 नेगेटिव एनायन जो है इसके साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इधर एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन क्या होगी, ज्यादा होगी। और H2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इधर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन क्या होगी, कम होगी। तो H2 नेगेटिव का बॉन्ड लिंक क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, H2 पॉजिटिव से। ओके, ये तो हमने बात की। इसके अलावा एक और फैक्टर भी मेरे ख्याल में यहाँ पे लिखा है मैंने, और वो है अ, हमारे पास बॉन्ड लिंक एंड रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस जितना आपके पास बढ़ेगा, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है फिर आपके पास। तो इस वजह से बॉन्ड लिंक क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। जैसे अगर हम बेंजीन को ले लें तो सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ हमारे पास कितना होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमारे पास बेटा होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1.39 एंगस्ट्रॉम है, इट इज लेस देन 1.54। द रीजन इज रेजोनेंस आर कंजुगेशन, यहाँ पे रेजोनेंस होती है। तो दिस सिंगल बॉन्ड इज नॉट परफेक्ट सिंगल बॉन्ड, इट इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इस वजह से सिमिलरली हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट थोड़ा अपर लेवल का, हाई लेवल का है, लेकिन द सेम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन डिलोकलाइजेशन। तो रेजोनेंस इफेक्ट से बॉन्ड लेंथ क्या होगा, वो भी आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये तो हमने बात की किस पे बेटा, बात हुई हमारी बॉन्ड लेंथ पे। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास है, वो है बॉन्ड एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, या इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। हमारे पास ये टॉपिक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं 1 मोल HCl सपोज लेते हैं। 1 मोल HCl में कितने बॉन्ड्स होंगे बेटा, 1 मोल बॉन्ड्स होंगे ऑटोमेटिकली। 1 मोल HCl लिया है, 1 मोल HCl कितने के बराबर होगा, 36.5 ग्राम। 36.5 ग्राम HCl अगर मैं ले लेता हूँ तो उसमें हमारे पास बॉन्ड्स कितने होंगे, 1 मोल बॉन्ड, 1 मोल कितने के बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं, इस 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस एटम्स, किसमें, गैसियस एटम्स में, हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट एंड क्लोरीन इन गैसियस स्टेट, इसमें कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बेटा, उस एनर्जी को हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। सो here energy will be required, so delta H naught bond energy is equal is positive, is positive when whenever a bond is broken, so energy will be required, so bond energy will be positive। so इसको हम define इस तरह करते हैं, it is the minimum amount of energy required to break 1 mole of bond in a molecule to gaseous atoms। okay, अब सिंगल बॉन्ड का हम मालूम करेंगे थियोरेटिकली, वो हम थियोरेटिकली मालूम करेंगे। प्रैक्टिकली हमारे पास जो बॉन्ड कैलोरीमीटर या कैलोरीमीटर की मदद से जो हम बॉन्ड एनर्जी मालूम करेंगे, वो हमें 1 मोल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी देगा, कितनी की, 1 मोल बॉन्ड एनर्जी की, ठीक है। 1 मोल बॉन्ड की हम 1 मोल बॉन्ड की हमें देगा। तो 1 मोल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, यहाँ जो वैल्यू हमारे पास सपोज आई है वो 1 मोल बॉन्ड की आई है। 1 मोल बॉन्ड में कितने बॉन्ड्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो पर बॉन्ड अगर मैं बॉन्ड एनर्जी मालूम करना चाहूँ तो इस एनर्जी को, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, इसको इसको हम एवोगाड्रो नंबर से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सो वी विल गेट द बॉन्ड एनर्जी पर बॉन्ड। फिर एक बॉन्ड में 2 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, आधी बात है, H और Cl 2 एटम्स हैं। तो पर एटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर इस वैल्यू को जो ऊपर मैंने किया है एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया, इसको फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज पर एटम हम मालूम करना चाहते हैं। सो देयर आर 2 एटम्स पर बॉन्ड हमारे पास, तो ये आपके पास आएगी बॉन्ड एनर्जी पर एटम, बॉन्ड एनर्जी पर एटम। हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 2 गैसियस एटम आपस में मिलते हैं या मॉलिक्यूल्स, 1/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1/2 मोल ऑफ फ्लोरीन, दे कंबाइन एंड दे फॉर्म 1 मोल ऑफ HCl, तो हियर द बॉन्ड एनर्जी विल बी नेगेटिव।
यह बॉन्ड एनर्जी क्या होगी फिर हमारे पास, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, डिपेंड्स कि आप कौन सा प्रोसेस करने जा रहे हैं, आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं या फिर आप फॉर्मेशन कर रहे हैं वन मोल बॉन्ड की, ठीक है। ओके, यूनिट क्या होगा, क्योंकि एनर्जी है तो किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरीज पर मोल। मेजरमेंट हम किससे करेंगे, कैलोरीमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। एक आसान एग्जांपल हम लेते हैं, HCl है सपोज, HCl में एक बॉन्ड है तो ऑटोमेटिकली, या एक मोल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड एनर्जी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस सिंगल बॉन्ड, उस पर डिपेंड करेगा। तो आपके पास इधर तो एक ही बॉन्ड है, लेकिन अगर हम H2O ले लें तो H2O में हमारे पास दो OH बॉन्ड है, तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो बनेगा, दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू बॉन्ड एनर्जीज OH एंड OH। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तब ये आपके पास टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल आएगी। जनरली मैंने इसको इस तरह लिखा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी होल एन टाइप मॉलिक्यूल, ए बी होल एंड वेयर एन इज द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी होल एन टाइप मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एन ए बी बॉन्ड एनर्जीज। अगर हम कहें कि ए बी, जितने भी आपके पास इसमें ए बी बॉन्ड होंगे उन सब के सम को हम टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे H2O हमारे पास है, तो H2O में हमारे पास दो OH बॉन्ड है, OH प्लस OH, तो यहाँ इन की वैल्यू क्या हुई आपके पास, इन इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 OH बॉन्ड्स हमारे पास, ठीक है। ओके, आगे हमारे पास है, अगर मैं इस बॉन्ड एनर्जी को नाम दे दूं जैसे D1 D2, तो D1 का मतलब है डिसोसिएशन एनर्जी, D2 का मतलब ये है डिसोसिएशन एनर्जी। सो टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 इज इक्वल टू D1 प्लस D2 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डोज के तौर पर ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हमारे पास ए बी टाइप मतलब ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इन की वैल्यू क्या है, इन इज इक्वल टू 1, इन इज इक्वल टू 1 है, ए बी एन मैंने लिखा था ना अभी, ए बी एन, ए बी होल एन। अगर मैं इन की वैल्यू क्या ले लूँ बेटा, दैट इज इक्वल टू 1 ले लूँ, जैसे HCl है, HCl में इन की वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक करेंगे इस बॉन्ड को, तो इससे एटम्स बनेंगे, क्या बनेंगे, गैसियस एटम्स बनेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी को मैं दूसरा नाम दे सकता हूँ डेल्टा H नॉट एटमाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे, delta H naught atomization. So both are endothermic. Both are endothermic process. So bond energy of AB type molecule is also equal to delta H naught atomization. Atomization, it is the energy required to convert a molecule या one mole of bond into atoms. Isolated atoms में convert करने के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको bond energy बोलेंगे। Bond energy is intensive property. Bond energy क्या है, intensive property है। इंटेंसिव क्योंकि हम पर मोल के हिसाब से मालूम करते हैं, तो इस पर अमाउंट का कंसेप्ट निकल जाता है इससे, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अगर हमारे पास ये कैसा आ जाए, ए बी होल एन टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज ग्रेटर देन 1, एन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो फिर इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होगी ए बी होल एन इज इक्वल टू टोटल जो डिसोसिएशन एनर्जी उसको D1 D2 D3 जितनी भी बनते हैं हमारे पास, डेट डिपेंड्स ऑन द एन वैल्यू, ऑन पे डिपेंड करेगा। अगर सपोज एन की वैल्यू 2 है तो 2 डीज बनेंगे या 2 डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जीज बनेंगी। अगर एन की वैल्यू 3 है तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जीज बनेंगी। तो फिर वो उन सब का प्लस के बराबर होगा क्या, डेल्टा एच नॉट एटमाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 1 हमारे पास होगा। तो यहाँ पे हमने बात की जैसे H2O है सपोज, तो H2O की हीट ऑफ एटमाइजेशन अगर आपसे कोई पूछ लें तो हीट ऑफ एटमाइजेशन उसके बराबर होगा D1 फर्स्ट बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू क्या है, H2O में n की वैल्यू हमारे पास है 2। If n is equal to 2, so there are two bond energies in H2O, तो दोनों बॉन्ड एनर्जीज को सम करके उसको प्लस करके डेट विल बी इक्वल टू डेल्टा H नॉट एटमाइजेशन के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलर अगर मैं लूँ NH3,
NH3 में ले लूँ और मैं आपसे पूछ लूँ कि NH3 में कितनी बॉन्ड एनर्जीज हैं, तो योर आंसर शुड बी कि इन की वैल्यूज में क्या है, n इज इक्वल टू 3। तो अगर n इज इक्वल टू 3 है, सो देयर आर 3 NH बॉन्ड एनर्जीज। अगर 3 NH बॉन्ड एनर्जीज है तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H नॉट एटमाइजेशन, उसके बराबर होगा ऑफ NH3। ठीक है, तो ये हमने बात की बेटा कि बॉन्ड एनर्जी जो है इट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। ये हम तमाम बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी उसको जमा करके हम पूरे मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी क्या करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बेटा हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जीज। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जीज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी दोनों का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो फैक्टर्स बॉन्ड लिंक के साथ डायरेक्टली रिलेटेड थे, इधर उसका इनवर्स होगा, वहां अगर इनवर्स है तो इधर फिर क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा हमारे पास। याद करने के लिए सिंपल, तो बॉन्ड एनर्जी और पोलैरिटी डेल्टा एक्स का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। उधर इनवर्स था बॉन्ड लिंक के साथ, बॉन्ड एनर्जी के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। HF का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी किससे, HCl से, HCl की क्या होगी, HBr से एंड HI से। ठीक है, आगे फिर हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज। उधर एटॉमिक साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है बॉन्ड लेंथ, इधर बॉन्ड एनर्जी के साथ क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। तो क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी ब्रोमीन एंड आयोडीन। इस तरह CH3F, हम कहते हैं अल्काइल ब्रोमाइड्स दे आर मोर रिएक्टिव, अल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव, सॉरी। तो अल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव, द रीजन इज लेस बॉन्ड एनर्जी, ये इजीली ब्रेक हो सकता है आपके पास, तो आयोडीन निकल सकता है, बॉन्ड ब्रेकिंग इजी होगी, तो आपके पास रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ओके दिस वाज अबाउट द टू फैक्टर्स। फिर इसके बाद थर्ड फैक्टर की तरफ मैं आता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, उधर बॉन्ड ऑर्डर के साथ इनवर्स था, इधर बॉन्ड ऑर्डर के साथ क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना क्या है, मुश्किल है, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। उधर उधर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, इधर आपके पास क्या है, इनवर्स रिलेशन है। लोन पेयर बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ेगी, बॉन्ड आसानी से टूटेगा फिर आपके पास। ठीक है, इधर मैंने वैल्यूज भी लिखी हैं। बॉन्ड एनर्जी, अगर आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इसके लिए 247 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 163, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए 146 एंड फ्लोरीन फ्लोरीन के लिए 138.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अच्छा, एक और फैक्टर यहाँ पे है, बॉन्ड एनर्जी और परसेंट एस कैरेक्टर। ठीक है, बात वही है जिस तरह अभी पहले डिस्कस किया था बॉन्ड लिंक में। इसमें S25 इस कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड बिकम स्ट्रांग, बॉन्ड बिकम स्ट्रांग, बॉन्ड एनर्जी विल इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करेंगे बेटा परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज आल्सो पैरामीटर। परसेंट आयनिक कैरेक्टर, जिस कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, इट विल बी अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो उधर आपके पास वो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या, स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड पर बोलेंगे। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर, उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है बेटा, डेल्टा एक्स के साथ। डेल्टा एक्स क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स हमारे पास। और उसके बाद जो है परसेंट आयनिक कैरेक्टर का म्यू के साथ, डायपोल मोमेंट के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, बिकॉज डायपोल इज आल्सो अ मेजर ऑफ पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल। तो हमारे पास जिस मॉलिक्यूल में की डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या हो बेटा, वो ज़्यादा होगी, तो वो आपके पास मोर आयानिक कैरेक्टर शो करेगा, उसमें उसमें पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये एक स्केल मैंने यहाँ पे बनाया है जस्ट टू मेमोराइज इट, और यू कैन से जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होगी तो इसको हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कंसिडर करेंगे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इट इज़ अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 और 0.4 के दरमियान हो तो फिर इसको बेटा हम लेंगे नॉन पोलर, लीस्ट अयानिक। अगर 0.4 और 1.7 के दरमियान हो, यानी 0.4 से ज़्यादा हो, 1.4 से 7 से क्या हो, लेस हो, तो इसको हम पोलर कोवेलेंट, इट इज़ लेस अयानिक मोर कोवेलेंट। अगर 1.7 हो तो इसको हम 50% अयानिक एंड 50%
कोवेलेंट लेंगे। अगर लेस कोवेलेंट हो या मोर आयनिक, सॉरी 1.7 से 2 तक हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, तो उसको हम लेंगे बेटा लेस कोवेलेंट मोर आयनिक। और अगर 2 से ग्रेटर हो तो उसको हम कंप्लीटली आयनिक कंसिडर करेंगे, आल दो नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। हमारे पास 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के सबसे आयनिक मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन सा है बेटा? सीजियम फ्लोराइड है। क्या है? सीजियम फ्लोराइड। तो सीजियम फ्लोराइड जो है उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3.3 बनता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और सीजियम की 0.7 है। तो 4 से 0.7 माइनस करें तो आपके पास 3.3 आता है। मतलब यहाँ भी हमारे पास डिफरेंस 4 नहीं आता। अगर डिफरेंस 4 आता तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ये 100% आयानिक है। लेकिन डिफरेंस 3.3 इसका मतलब इसके 0.7 अब भी इसमें क्या मौजूद है? कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने बात की कि सीजियम फ्लोराइड हमारे पास क्या है बेटा? वो मोस्ट आयनिक कंपाउंड। तो 2 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो फिर बेटा हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कंप्लीटली आयनिक में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो ये तो हमने एक और पैरामीटर डिस्कस किया, परसेंट आयनिक कैरेक्टर। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट वन, और वो है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट म्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं कि बेटा ये हमारे पास है डायपोल मोमेंट म्यू इज द फोर्थ पैरामीटर टू डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। डायपोल मोमेंट को हम सिंपली तो डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ पोलरिटी इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितनी पोलरिटी है वो हमें म्यू वैल्यू से पता चलती है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर की आपके पास म्यू वैल्यू आप देख लें, म्यू फॉर H2O, सो वो हमारे पास है 1.84 डिबाई। तो डिबाई इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो अगर हम एमोनिया की देख ले तो एमोनिया की हमारे पास है 1.47 डिबाई, दैट इज लेस देन H2O, सो इट मींस H2O इज मोर पोलर देन NH3। तो इट इज अ मेजर ऑफ पोलरिटी इन अ मॉलिक्यूल। म्यू और डेल्टा एक्स का आपस में क्या है बेटा? डायरेक्ट रिलेशन है। जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो बॉन्ड एटम्स के दरमियान क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका डाइपोल उसकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू भी क्या होगी आपके पास? ज्यादा होगी। ठीक है। इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट किसका है? वेक्टर प्रोडक्ट क्यू और आर का है। क्यों हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हमारे पास है। एच एच पॉजिटिव एंड Cl हमारे पास, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी मोर क्लोज टुवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन के ज्यादा करीब होगा आपके पास। ठीक है। तो electron density is shifted or moved towards the more electronegative atom, so we say that is moment of the shared electron pair that is named as dipole moment। ठीक है। तो हमारे पास ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विद अ क्रॉस टेल। इसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर देते हैं टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी हम एरो से शो करते हैं, डायरेक्टेड फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर एटम। तो इधर भी हमारे पास क्या है? चूंकि डोनर, या आप कह सकते हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे गई है उसके ऊपर हम पार्शियल पॉजिटिव डाल दिया है, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है उसके ऊपर हमने पार्शियल नेगेटिव डाल दिया है। तो हमारे पास इसको हम एरो से शो करेंगे, और एरो हमने किस तरफ डायरेक्ट करना है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विद अ क्रॉस टेल। ओके, यूनिट इसका क्या है बेटा? इसका यूनिट तो जैसे हमने बुक में देख ले तो इसको किलोमीटर लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली किलोमीटर को हम शो करते हैं डिबाई से, बट एक्चुअली हम यूनिट यूज करते हैं डिबाई। तो इसका यूनिट हमारे पास होगा डिबाई। 1 डिबाई कितने के बराबर है? 3.34 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर के बराबर है हमारे पास। ठीक है। ओके देन ये वैल्यू कहाँ से आई है? 3.34 10⁻³ किलोमीटर। ये वैल्यू बेटा आई है MKS और CGS सिस्टम के, इसकी कंपैरिजन से आई है। MKS सिस्टम में हमारे पास चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1.609 10⁻19 कूलम के बराबर है। और जो डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम्स 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर लेते हैं, 10⁻10 मीटर के बराबर लेते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है।
तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो म्यू इज इक्वल टू 1.609 10 to the minus 29 कूलम मीटर के। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सीजीएस सिस्टम में क्यों जो है चार्ज 4.8 10 to the minus 10 ई इस यू की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज द यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम। And r is the distance, so our distance 10 to the power minus 8 centimeter is equal to 1 angstrom। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 4.8 10 to the power minus 10 ESU। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 4.10 to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ये तो दोनों सिस्टम में हमने म्यू की वैल्यू मालूम की। अब इसको कंपेयर करते हैं। हमारे पास 1 डेबाय जो बराबर है, डेबाय इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, 1 डेबाय इज इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर के बराबर है। तो 4.8 10 to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर को मैं 4.8 डिवाइड लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 10 to the power minus 18 की जगह मैंने डिवाइड लिख दिया है। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम। 4.8 डिवाइड जो है वो बराबर है 1.609 10 to the power minus 29 किलोमीटर के। तो 1 डिवाइड विल बी इक्वल टू 1.609 10 to the power minus 29 किलोमीटर डिवाइड बाय 4.8। तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 3.34 10 to the power minus 30 कूलम मीटर। 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.34 10 to the power minus 30 कूलम मीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये तो हमने यूनिट की कैलकुलेशन कर दी कि आपके पास 1 डिवाइड कितने के बराबर होगा। नो एप्लीकेशंस ऑफ म्यू की तरफ जाएंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे हमारे पास जो है टॉपिक वो है मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट। मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो है ये है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम मालूम करते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए हम मालूम करते हैं, तो इसमें फिर लाजी बात है, अगर आप यूनिट अमाउंट के लिए मालूम करें तो लाजी बात है इसको फिर हम इंटेंसिव, इट डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, अमाउंट का कंसेप्ट निकल जाता है फिर। म्यू इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? जिस तरह अभी मैंने बोला कि हमारे पास इट इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे बात करें HCl है, तो HCl में तो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड के डायपोल मोमेंट को हम बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। लेकिन H2O में हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं? H2O में हमारे पास है दो बॉन्ड, दो बॉन्ड मोमेंट्स हैं इसमें। बॉन्ड मोमेंट पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो एक वेक्टर आपके पास ये हुआ और एक वेक्टर ये हुआ, दोनों वेक्टर्स को जमा करेंगे, वेक्टोरल सम करेंगे, तब ये आपके पास टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ द वो H2O मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं म्यू मॉलिक्यूल, म्यू ऑफ द, इट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। म्यू मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वेक्टोरल सम ऑफ ऑल बॉन्ड मोमेंट्स प्रेजेंट इन ए पोलर मॉलिक्यूल। इस सब का क्या होगा? वेक्टोरल सम होगा हमारे पास। ठीक है, फ्रॉम वेक्टोरल सम ऑफ ऑल वेक्टर्स। अब ये रिजल्ट्स हमें देखने हैं। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड मोमेंट्स, क्योंकि वेक्टर्स से हम इसको शो करते हैं, उसको अगर मैं ऐड कर दूं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल फ्रॉम फिजिक्स, हेड टू टेल रूल वेक्टर्स एडिशन के लिए हम यूज करते हैं, तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर उससे जीरो आता हो, जीरो, तो इसकी म्यू म्यू वैल्यू भी क्या होगी? म्यू वैल्यू इज आल्सो जीरो एंड दैट मॉलिक्यूल विल बी कंसीडर्ड एज नॉन पोलर। अगर रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जीरो ना आता हो, if resultant vector is not equal to 0, then mu is also not equal to 0 and that molecule will be considered as पोलर हमारे पास। ठीक है, तो ये तो थियोरेटिकल मैंने बात की कि डायपोल मोमेंट जो है ये वेक्टोरल सम से हम मालूम करें, जब शेप गिवन हो, हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन हो, तो वेक्टोरल सम से अगर रिजल्टेंट वेक्टर आता है तो फिर वो पोलर होगा। अगर रिजल्टेंट वेक्टर नहीं आता, जीरो आता है, तो फिर आपके पास क्या होगा? वो नॉन पोलर होगा। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने एग्जांपल लिखी है, बुक में भी गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड में CO लीनियर शेप है, विस्पर थ्योरी हमें बताती है कि इसका शेप क्या है? लीनियर है। तो टू वेक्टर्स दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, सो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, सो म्यू इज इक्वल टू जीरो एज अ होल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, although there are polar bonds in carbon dioxide molecule, but as a whole the molecule is non polar। H2O
H2O में अगर देख विस्पर थ्योरी हमें बताती है कि इसका शेप क्या है, वी शेप है। तो इधर पर आपके पास वेक्टर 1 और वेक्टर 2 को अगर आप जमा करें, ऐड करें, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इट मीन म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका म्यू हम लेते हैं 1.84 डे बाय। सो इट मीन्स पोलैरिटी एग्जिस्ट इन H2O मॉलिक्यूल। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के लिए हम बेटा यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कंडेंसर। Electric condenser is used for experimental measurement of dipole moment. इलेक्ट्रिक कंडेंसर क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडेंसर इज जस्ट लाइक द मोबाइल बैटरी, जिसको हम चार्ज कर देते हैं, 100% चार्ज हो जाता है, ठीक है, हमारे पास। फिर उसके बाद हम उसमें ये इलेक्ट्रिक कंडेंसर भी सपोज 10 वोल्ट चार्ज इस पे स्टोर हो गया है इलेक्ट्रोड्स पे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हमारे पास है, इसके ऊपर 10 वोल्ट चार्ज इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो गई है। अब सपोज इसमें एक मॉलिक्यूल में डालता हूँ HCl। तो HCl चूंकि पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव सिरा जो है ये नेगेटिव की तरफ ओरिएंट कर लेगा, और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ कर लेगा, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन हो जाएगी खुद बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब नो देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। वन इज डेट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडेंसर। इलेक्ट्रिक कंडेंसर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विच इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास बनता है, जिसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं, म्यू, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके क्या है, अपोजिट है। तो लाजी बात है वो डिक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करेगा। 100% तो नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट से क्या करेगा, वो कैंसिल आउट करेगा। तो जो डिक्रीज आएगा, डिक्रीज इन वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडेंसर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। बाकी तो इसका तरीका है, हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम के जरिए हम उसको मालूम करते हैं एप्सिलॉन के जरिए। लेकिन शॉर्टकट में मैंने बता दिए कि जितना ज्यादा डिक्रीज आएगा वोल्टेज में इलेक्ट्रिक कंडेंसर के, सपोज 10 वोल्ट आपने लिया था, 8 वोल्ट तक आ गया है डिक्रीज। 6 वोल्ट मतलब 8 वोल्ट तक आता है तो 2 वोल्ट डिक्रीज आ गया है, 6 वोल्ट तक वैल्यू जाती है तो 4 वोल्ट डिक्रीज आ गया है। तो फिर जो जितना ज्यादा डिक्रीज आएगा उतना उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्या है, ज्यादा है। तो सिंपली डिक्रीज इन वोल्टेज जितना आता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू वैल्यू। दैट इज द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। तो इलेक्ट्रिक कंडेंसर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ dipole moment. Okay. Now applications of mu. Applications of mu. डायपोल मोमेंट अगर हमें गिवन हो तो उससे हम क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के बारे में। फर्स्ट हमारे पास है पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। हम डिसाइड कर सकते हैं फ्रॉम द म्यू वैल्यू। किस तरह बेटा? हमारे पास है पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा, वो होते हैं दैट इज द molecules, yeah, that is the bond is present between two same atoms, are same atoms, not only two atoms, that is same atoms. सो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ओजोन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है। Here the these are home atomic molecules. Atoms, all atoms are same. So here automatically there is no electronegativity difference. So mu is equal to zero. ये molecule as a whole क्या होगा? That will be non-polar. लेकिन heteroatomic molecules जो होते हैं, फिर वो हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हमारे पास होते हैं सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन से होंगे? तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर। लोन पेयर क्या होंगे बेटा? उसमें जीरो होंगे। रिजल्टेंट वेक्टर से क्या आएगा? जीरो आएगा। या म्यू वैल्यू क्या आएगी? वो जीरो आएगी आपके पास। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स अगर आप फिंगर टिप्स पे याद करना चाहते हैं कि कौन से होंगे, तो ऑटोमेटिकली जिसके ज्योमेट्रिकल शेप्स, जो शेप्स हो हमारे पास हो, वो किसके हो? या लीनियर हो। लीनियर तब आएगा बॉन्ड एंगल क्या हो? 180, ठीक है। और लोन पेयर क्या हो? जीरो हो। तो हमारे पास ये सिमेट्रिकल शेप है। ट्राइगोनल 120 एंगल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाई pyramidal, इस तरह स्क्वायर प्लेनर बाई pyramidal, pentagonal बाई pyramidal, these all structure in these all shapes lone pair is equal to जीरो। जब लॉन पेयर जीरो होगा ऑटोमेटिकली
हमारे पास इसके रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या होगी, जीरो आएगी, और म्यू वेरी वेरी इज इक्वल टू जीरो होगा आपके पास। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, BF3 ले, मीथेन, CCl4, PCl5, SF6, IF7, ये सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी आपके पास फिर जीरो नहीं होगा, और म्यू वैल्यू भी जीरो, तो इसका डाइपोल मोमेंट लाजमी होगा। अनसिमेट्रिकल शेप्स में हमारे पास बेंड शेप आता है, वी शेप, पिरामिडल शेप, सीसा शेप, टी शेप, एटसेट्रा। ये सारे क्या है, इस मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है बेटा। ओके, ये तो बात हुई इसकी। यहाँ पे एक एमसीक्यूज के लिए ये भी याद होना चाहिए, अगर आपको स्ट्रेट अवे स्ट्रक्चर दी गई हो कि किसके आपके पास डायपोल मोमेंट वैल्यू मिनिमम है, किसकी मैक्सिमम है, तो यू विल लुक एट द लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर क्या हो बेटा, ज्यादा होंगे, उसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होगी, वो मोर पोलर होगा, उसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे लोन पेयर फ्लोरीन के साथ कितने बनते हैं, 3, ऑक्सीजन के साथ क्या है, 2 है, नाइट्रोजन के साथ क्या है, 1 है, और कार्बन के साथ 0 है। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट वैल्यू किसकी होगी, दैट शुड बी HF, क्या होना चाहिए, HF। तो स्ट्रेट अवे आप मालूम कर सकते हैं एमसीक्यूज में कि किसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। शेप या ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। पहले मैं लेता हूँ ट्राइटामिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइटामिक मॉलिक्यूल्स जिसमें 3 एटम्स हो, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को मैं इलेक्ट्रिक कंडेंसर में डालता हूँ, ठीक है, और वोल्टेज में डिक्रीज नहीं आता। अगर वोल्टेज में डिक्रीज नहीं आता तो फिर इसका शेप में ऐसे डिजाइन करूंगा कि उससे रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो द सुटेबल शेप इज लीनियर शेप, दे कैंसिल आउट ईच अदर, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, म्यू इज इक्वल टू जीरो। बेरिलियम क्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिक कंडेंसर में डालते हैं, नो चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज में चेंज नहीं आता, तो इसका शेप भी ऐसे डिजाइन करेंगे कि द वेक्टर शुड कैंसिल आउट ईच अदर, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, म्यू इज इक्वल टू जीरो। वाटर इज आल्सो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन अगर आप वाटर को आप इलेक्ट्रिक कंडेंसर में डालें तो देयर इज डिक्रीज इन वोल्टेज, वोल्टेज में डिक्रीज आता है, तो लाजमी बात है फिर इसका शेप हम लीनियर ड्रा नहीं कर सकते, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और बेरिलियम क्लोराइड। इट्स शेप शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, इट मस्ट बी वी शेप और बेंड शेप। तो शेप हमारे पास इसका डिफरेंट है, और इधर पर आप अगर आप वेक्टर्स को ऐड करें तो इससे रिजल्टेंट वेक्टर आता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो म्यू इज इक्वल टू 1.84 डी बाई बेंड शेप और वी शेप, ठीक है। तो ये हमने मतलब है डायपोल मोमेंट वैल्यू अगर किसी मॉलिक्यूल की है तो इसका शेप सिमेट्रिकल नहीं हो सकता, तो शेप भी हम डिसाइड कर सकते हैं किस बेस पे, म्यू वैल्यू बेस पे। सिमिलरली अगर हम ले लें टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक BF3 जिसमें 4 एटम्स हो, BF3, BCl3, NH3, PH3, PCl3, तो अगर आप इसको इलेक्ट्रिक कंडेंसर में डालें BF3 को, देयर इज नो डिक्रीज इन वोल्टेज, वोल्टेज में डिक्रीज नहीं आता। अगर वोल्टेज में डिक्रीज नहीं आता तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिकल है, रिजल्टेंट वेक्टर इसका जीरो होगा, म्यू वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ट्राइगोनल शेप, ये सिमेट्रिकल शेप है। लेकिन अगर एमोनिया इज आल्सो टेट्राएटॉमिक, इसको अगर आप इलेक्ट्रिक कंडेंसर में डालें तो एमोनिया के डालने से देयर विल बी डिक्रीज इन वोल्टेज, तो लाजी बात है फिर इसका शेप आप ट्राइगोनल BF3 के साथ की तरह नहीं ड्रा कर सकते, इसका शेप डिफरेंट है, इट इज पिरामिडल शेप। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड म्यू इज इक्वल टू 1.4 से, यहाँ पे मैंने किया भी है कि 1 2 3 वेक्टर्स को जमा किया है, रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आता है किससे, एमोनिया से, और BF3 से रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास नहीं आता, ठीक है। पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल, पेंटाएटॉमिक जैसे अगर हम ले लें मीथेन को ले लें, CCl4, SF4 को ले लें, तो हमारे पास पेंट जैसे मीथेन है, मीथेन में चूंकि लोन पेयर जीरो है, लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो, तो इसका शेप सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल शेप का रिजल्टेंट वेक्टर जीरो आएगा, म्यू इज इक्वल टू जीरो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। SF4 है हमारे पास, तो इधर लॉन पेयर मौजूद है, जब भी लॉन पेयर आएगा अनसिमेट्रिकल शेप, इसका सीसा शेप बनता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मस्ट हैव डायपोल मोमेंट वैल्यू, ठीक है। एक और एप्लीकेशन हमारे पास बनती है, वो है परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी हम मालूम कर सकते हैं, किस चीज़ से, मैंने कहा परसेंट आयनिक कैरेक्टर का म्यू के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसके लिए फार्मूला बुक में गिवन है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर जो म्यू एक्सपेरिमेंटल, म्यू थ्योरेटिकल। म्यू थ्योरेटिकल हम कैसे मालूम करेंगे, क्यू और आर को मल्टीप्लाई करने से हम क्या मालूम करेंगे बेटा, म्यू थ्योरेटिकल मालूम करेंगे।
और म्यू एक्सपेरिमेंटल कहाँ से, इट विल बी गिवन एंड इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक कंडेंसर, इट इज एक्सपेरिमेंटल वर्क। ये इलेक्ट्रिक कंडेंसर से मालूम करेंगे और ये क्यों क्रॉस आर से थियोरेटिकल फार्मूले से मालूम करेंगे। तो थियोरेटिकल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल। तो लिस्ट को ग्रेटर पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन दैट मॉलिक्यूल। ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं। एक हमारे पास है बेटा सिस आइसोमर, दूसरा है ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर्स में जो हमारे पास सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, CH3 ब्यूटूइन है, ये हमारे पास मैंने दो स्ट्रक्चर के ब्यूटूइन, हम कहते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। दो CH3 ग्रुप्स ऑन द सेम साइड और टू हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, इसको हम बोलते हैं सिसाइड या सिस आइसोमर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं नंबर्स में शो करूं, तो कार्बन के गिर्द 4 बॉन्ड कार्बन ने बनाए हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, 8 इधर, तो टोटल हमारे पास हो गए 16 इलेक्ट्रॉन ऊपर हो गए हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन और दो, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो पार्शियल नेगेटिव होगा, नीचे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो एज अ होल इट इज पोलर, सो म्यू विल बी नेट इक्वल टू 0। और ट्रांस आइसोमर में द सेम ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, दे आर ऑन अपोजिट साइड्स। तो जो अपोजिट साइड पे होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों साइड पे क्या है, सेम है, तो दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, म्यू इज इक्वल टू 0 एट एज अ होल ना। तो ट्रांस आइसोमर जब भी आएगा उसकी म्यू वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और सिस आइसोमर की जो म्यू वैल्यू होगी डेट विल नॉट बी इक्वल टू 0। सो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस बाय यूजिंग म्यू वैल्यू, म्यू वैल्यू की मदद से हम कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हमने जो पोजीशन में ले रहा हूँ, पोजीशन आइसोमरिज्म वो ले रहा हूँ बेंजीन में एंड दीज आर टू, दी आर थ्री आर द पोजीशन आइसोमर्स। अगर दो क्लोरीन 1 2 पोजीशन पे अटैच हो तो उसको हम बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन अर्थो आइसोमर। अगर दो क्लोरीन 1 3 पोजीशन पे अटैच हो 1 4 पे, तो यहाँ पे एक वेक्टर आपके पास ये हुआ, एक वेक्टर ये हुआ, इसका रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम आएगा। इधर पे रिजल्टेंट वेक्टर भी यहाँ भी आएगा, और इधर रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, क्योंकि दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या आता है, दे विल बी 0, रिजल्टेंट वेक्टर भी 0, सो म्यू इज इक्वल टू 0। तो पैरा आइसोमर जो होगा उसका वो आपके पास नॉन पोलर होगा, और आर्थो एंड मेटा आइसोमर दे विल बी पोलर। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया इसको एक सिंपल ट्रिक में से कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा के साथ क्या है बेटा, वो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक का बॉन्ड पैरामीटर्स, होपफुली आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की बेटा। एंड इंपॉर्टेंट वन इस पे एमसीक्यूज आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के नाम से, एनएमडीकेट जो 2025 का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक्स गिवन हैं, आप देख सकते हैं उसमें। और यहाँ से होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इस पे एमसीक्यूज वो डिस्कस करता हूँ, फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। ठीक है। Thanks for watching, and also subscribe my channel to get more fruitful videos about chemistry. Thank you.